Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 3rd which we were discussing in our last video. Last video में हमने metals and non-metals के बारे में study किया था कि metals और non-metals जो हैं वो किस तरीके से water के साथ, oxygen के साथ, विद एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी की थी कि वो दिखने में कैसे हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल है. और इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट प्रीवियस वीडियो तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेकेंड वीडियो यू मस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ. अब आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे. जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उसकी रिएक्शंस स्टडी करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स जो कि हम ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड में करके आए हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ये किस तरीके से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है. सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ यू डोंट नो सो उसके लिए हम एक बार रिवीजन के लिए 5 मिनट्स लगा देते हैं इसके ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. कोई भी एक एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है. तो सबसे पहले जो एटम है वो कैसा है, कैसा स्टडी करते हैं हम कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के अराउंड भी स्टडी ऑर्बिट होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमने ये स्टडी किया था कि जो ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन. इस तरीके से शेल्स जो है बढ़ते रहते हैं. दिस इज अबाउट शेल्स. और हमने इसके बारे में स्टडी किया था. फॉर्मूला होता है 2n² का फॉर्मूला. 2n² मीन्स n कितना नंबर का शेल है, पहला शेल ये है तो k मतलब 1, तो कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट शेल में जिसमें n की वैल्यू 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और ऐसे एलिमेंट्स या अगर ऐसे एटम्स की हम बात करें जिनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको क्या बोलते हैं, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है. क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट. वर्ड इज यूज ड्यूप्लेट. और ऐसे अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूं, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, 2 2 4 2 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8. So that shells in which we have 8 electrons in the outermost shell that is called as an octet. क्या बोलते हैं, क्या है उसका, octet complete है. So this duplet and octet. तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज, अगर हम नॉर्मली एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज रिएक्ट क्यों कर रही है तो मेन चीज यहीं से ही स्टार्ट होती है. कोई भी चीज रिएक्ट क्यों कर रही है, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट. ठीक है, ये तो उसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसी वजह से रिएक्शन होता है. तो उसके लिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर्स हैं सबके. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो के शेल, एल, एम एंड एन. ठीक है, 3 शेल्स, अगर मैं 4 शेल्स ले रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. फिर हीलियम में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 फिल हो गए यहीं पे. देन थर्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहला शेल के शेल में 2n² के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो 2 के बाद नहीं आएगा कुछ भी, तो यहाँ 2 ही रहेंगे. तो अगला जो शेल थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में आ जाएगा, 2 1. फिर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 है इसका तो 2 यहाँ पे. बोरोन 2 यहाँ पे है, 5 ओवर है, 5 है, 5. और हमें पता है सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8. यहाँ पे अभी 2 ही हुए हैं. तो जब तक ये 8 तक फिल नहीं होगा तब तक हम फिल कर सकते हैं इसमें.
2,6, 9 एटॉमिक नंबर 2,7, फिर एटॉमिक नंबर 10 2,8, सोडियम 8 कंप्लीट हो गए ना इसके, तो अगले वाले में पे ऐसे यहाँ पे 2,3, 2,4, 2,8, 5, 6, 7, आर्गन के लिए 2,8,8, डोंट गेट कंफ्यूज, पोटेशियम 2,8,8,1, नेक्स्ट वाले में आ गए, देन कैल्शियम में आ गए। तो इस तरीके से मेन हमारा जो यहाँ पे फोकस है अबाउट दी आउटर मोस्ट शेल, ये एक आउटर मोस्ट है, ये सारे बाहर वाले, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या देखना क्या है हमें, वी हैव टू चेक कि इसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको क्यों अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकता है, ताकि ये कंप्लीटली फिल्ड, अगर एक मिल जाएगा तो 2 कंप्लीट हो जाएगा, ये फुली फिल्ड। और ऐसे ही इस एक को भी लूज कर देगा, एक भी एक्स्ट्रा है तो तब भी वो स्टेबल ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लिथियम की बात करें तो ये क्या करेगा, हीलियम की, हीलियम वाला 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो इट विल नॉट लूज और गेन एनी इलेक्ट्रॉन। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस अब यहाँ पे सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम ओवर हियर, बट यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज कर सकते हैं हम, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं या फिर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसको 8 बना दूं। अगर 1 लूज कर दिया तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट है, अगर 7 गेन कर लिए तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों में से इजी क्या है, टू गेन और टू लूज। 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा बेटर है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, सो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इसी तरीके से बेरिलियम की जब हम बात करेंगे तो बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो 2 को लूज करेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इट विल बी इजियर। यहाँ पे भी सेम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इजी है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। तो इसके केस में अभी गेन और लॉस कुछ भी नहीं होगा, दोनों चीजें इजी, दोनों चीजें इक्वल है, तो चाहे ये गेन करे चाहे लूज करे, इट इज वन एंड द सेम थिंग। फिर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इसको या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले। व्हाट इज इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। ऐसे ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन को, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी ना। अब इसकी ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इट विल नॉट गेन और लूज एनी इलेक्ट्रॉन। तो मेन बात हमारी ये है कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तब उसके पास लूज कर रही है, दान कर रही है किसी को, तो अगर कोई भी पर्सन भी से जो अच्छे से डोनेट करता है उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा, सबको पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। तो इस वजह से लिथियम को हम Li 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन जाएगा, इट विल बिकम Li पॉजिटिव, एक चीज डोनेट कर दी। जो पर्सन ज्यादा डोनेट करेगा, अब ये भी डोनेट ही कर रहा है, डोनेट करने वाला हमेशा अच्छा होता है इसीलिए पॉजिटिव होता है, उससे पॉजिटिविटी मिलती है हमें, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसने 3 किए तो ये 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया है, जो पहले एक दूसरे से मांग रहा है, मांगने वाला अच्छा नहीं होता, अपनी चीजें होनी चाहिए, जो मांगता है ना इट इज नॉट गुड। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, मांग रहा है दूसरे से, ठीक है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन इज ऑल्सो आस्किंग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही फ्लोरीन की अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो ये भी F नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, जो
दूसरों से गेन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को दे रहे हैं तो हम अच्छे हैं, वी आर पॉजिटिव इन नेचर, और इसी वजह से पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इस ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम मेटल और नॉन मेटल्स के बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम यहाँ ही ध्यान से देखें, सोडियम कहाँ है, ये रहा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, और क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया, हो सकता है ये वाला गेन कर ले, ऐसा तो हो ही सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब देगा कोई, तभी तो दूसरा उससे गेन करेगा। तो इसने लूज किया, वही इसने इसे गेन कर लिया। तो Na और Cl, NaCl सॉल्ट बन जाएगा। NaCl बनाने के लिए, मतलब हमें क्यों Na और Cl बनता है, NaCl क्यों बनता है, क्योंकि सोडियम इज Na, ठीक है। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वही एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ने गेन कर लिया 2A। इसने क्यों लूज किया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने क्यों गेन किया, इसने लूज किया और इसने गेन क्यों किया, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें NaCl का स्ट्रक्चर मिल गया। तो इसी तरीके से और अलग अलग जो है हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ऐसे बॉन्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलकर बन रहे हैं। एक पॉजिटिव है, Na क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक ने लूज और एक ने गेन। तो अगर कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस मीन्स चार्जेस। चार्जेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज आयंस। और ऐसे बॉन्ड जो आयंस को जोड़ेंगे, एक मेटल है, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो जो मेटल और नॉन मेटल को जोड़ेंगे वो कैसा चार्ज है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। What is it called? It is called as an ionic bond. तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे after this electronic configuration. चलिए अब अपना अगला टॉपिक करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर सपोज हमें बोला है कि NaCl की फॉर्मेशन दिखाओ, NaCl कैसे फॉर्म होगा वो हमने अभी डिस्कस किया। उससे पहले हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। द चार्जेस formed on loss or gain of electrons are positive, can be positive or negative, and these charges are called ions. क्या बोलते हैं, जो हमारे पास चार्जेस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या फिर गेन करने से, दैट चार्जेस आर कॉल्ड एज आयंस बोलते हैं। एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दीज आयंस, the bond formed between these ions is called as ionic bond. Is called as ionic bond. तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया,
इन आयंस के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसी ने दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। ठीक है, एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने गेन कर लिया, तो ये बन गया। जिसने लूज किया पॉजिटिव है, जिसने गेन किया वो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बन गया, आपस में जुड़ गए, जिस बॉन्ड से जुड़े, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है, अगर हम इसी की फॉर्मेशन पढ़े, NaCl के लिए हमने पढ़ ली थी, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि शो दी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो आप क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो सोडियम है, सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11 है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, 281। क्लोरीन की क्लोरीन है, क्लोरीन की होती है 17 एटॉमिक नंबर है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो याद रखने हैं हमें। सोडियम के कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन पे कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 electron is with sodium and 7 electrons are with chlorium. 1 I have drawn here over sodium and 7, 1 2 3 4 5 6 7 over chlorine। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो वही इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ करने हैं। तो यहां से पता लग रहा है ना कि ये क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस का साइन बीच में लगाया है, ऐड करने पे क्या होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया, Na is like this, only एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और इसने गेन किया है। और कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वी नो दैट दे आर ट्रैप्ड ईच अदर, तो अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या बना, NaCl। इसको इस तरीके से लिखोगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और आपको पता है ये जो फॉर्मूला बनाया है ना हमने, 1 इधर, तो उससे क्या बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब एक और फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium chloride. Show the formation of magnesium chloride. Magnesium is a formula. Magnesium is an element having atomic number 12. जिसका atomic configuration, electronic configuration कितनी होगी, 282, 10 11 12। क्लोरीन का अभी हमने स्टडी किया था, 17 इसका atomic number है और इसका इलेक्ट्रॉनिक 7। अब आप देखो यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। और इसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये तो एक ही लेगा इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द अनदर क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन गिवन है, तो मैग्नीशियम को रिएक्ट किससे करना है, 2 क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्लोरीन वी हैव 7। ये अलग तरीके से क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट इसीलिए बनाया ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा वाला गया है, वरना सेम भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर को लूज किया और एक उसको लूज कर दिया। सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन के 2 क्लोरीन थे, ठीक है, और दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का यही स्ट्रक्चर है, 2 लिख दिया नेगेटिव। अब यहां से हटा के नेगेटिव इंटू 2 नेगेटिव हो गया, तो क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव। सॉरी, Cl तो यही रहेगा क्योंकि 2 क्लोरीन है और एक नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर,
ठीक है, Cl2 और ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। यस, वी विल नॉट राइट ओवर हेयर। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऊपर नहीं लिखेंगे 2 नेगेटिव, क्योंकि ऊपर अगर मैंने लिख दिया 2 नेगेटिव, इसका मतलब हो जाएगा कि एक ही क्लोरीन ने 2 एक्सेप्ट कर लिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। एक क्लोरीन ने एक ही एक्सेप्ट किया है और क्लोरीन 2 है। सो वी विल राइट 2 ओवर हेयर, नॉट अबाउट इट। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई है, विच इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू non-metal. This is called as ionic bond. Ionic bond is formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal. तो ये मेटल था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया टू अ नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा इनका चार्ज पॉजिटिव रहेगा। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दे आर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होते हैं और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आज अभी हमने क्या स्टडी किया अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब हमें यहां से आयनिक कंपाउंड्स मिल गए है ना, क्या मिल गए, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड से क्या मिल गए, आयनिक कंपाउंड्स मिल गए। और ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयनिक bonds are called as ionic compounds. अब हमें स्टडी करनी है about the properties of ionic compound. Properties of ionic compounds या फिर ionic bonds भी बोल सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में पहली प्रॉपर्टीज का फिजिकल नेचर। पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी इसका, जो फिजिकल नेचर इन कंपाउंड्स का कैसा होता है। फिजिकल नेचर मतलब किस तरीके से होंगे ये, फिजिकल दिखने में कैसे होंगे। फिजिकल नेचर ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड्स इज दैट दे आर वेरी हार्ड और वी कैन से दे आर ब्रिटल। मतलब अगर उसको हम हार्ड है वो ब्रेक इनटू पीस, मतलब अगर हम जोर से उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ब्रिटल का मतलब दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। तो हार्ड है और ब्रिटल है। अब हार्ड क्यों है, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स हार्ड इन नेचर और सॉलिड इन नेचर, वी कैन से हार्ड इसलिए है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम। क्या है बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव चीज है एक नेगेटिव चीज है, अगर वो दोनों आपस में वी नो दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। और जब भी दोनों का ऑपोजिट चार्ज होता है, जैसे मैग्नेट में हमें पता है एक पोल पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हम उसको पास लेके आएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करता है। बट अगर मैं वही नेगेटिव और नेगेटिव पोल को अगर मैं अट्रैक्ट करने लग जाऊं तो इट विल नॉट कम क्लोजर, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है ना, दोनों यहाँ पे नॉर्थ इसका और इसका साउथ, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से उनका बॉन्ड बनेगा। तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच की जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से इनका कैसा नेचर है, दे आर हार्ड नेचर। तो दूसरा अगर हम पढ़ें
अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका नेचर, जिसके अगर हम बात करें, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कोई भी बॉन्ड इन दिस वे, अगर कोई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतना ज्यादा मुश्किल लगेगी उसको तोड़ने में, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स आपस में उनको जोड़ के रखेगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, और किसी चीज को जितना ज्यादा ब्रेक करना जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्ट का मतलब क्या है? मेल्ट का मतलब कोई चीज मेल्ट कब होगी, ये सॉलिड है, मेल्ट कब होगी जब इनके बीच का जो फोर्स है वो इतना मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज मेल्ट, कि मेल्ट हो गया, अब सॉलिड नहीं रहा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो मेल्ट होने के लिए बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा हमें फोर्स देना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस केस में बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो वाटर है हमारा, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। वाटर में क्या है? H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को कर सकता है। तो ये मेटल, सपोज A भी मेटल है, तो ये इसके पास अट्रैक्शन कर सकता है, ये इसके पास, तो दोनों आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोई भी चीज सॉल्युबल तभी होगी जब आपस में वो मिक्स हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को के साथ बॉन्ड बना लेगी। कोई भी पर्सन है, आप अपने घर में क्यों किसी के साथ क्यों रह सकते हैं? तभी रह सकते हैं ना अगर हम उसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो। अगर हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं तो वी कैन नॉट स्टे इन अ सिंगल हाउस, वी कैन से, तो हम नहीं रह सकते। सेम इज केस विद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब हमने ये आयनिक कंपाउंड लिया, इसको वाटर में मिक्स करा, मतलब वाटर उसका घर है, घर में तभी रहेगा जब वाटर के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड बन जाता है वाटर के साथ। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ नहीं बनता, पोलर के साथ बन जाता है, जिसमें पोल्स है, नेगेटिव पॉजिटिव है। पोलर का मतलब होता है आयंस हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ऑर्गेनिक में आयंस नहीं होते। जैसे आप बेंजीन ले लो, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6, सिंपल, मतलब बेंजीन का फॉर्मूला इस तरीके से। तो इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी है एक, लाइक डिसॉल्व डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व हो सकता है। लाइक वाटर है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्युबल, सॉरी आयनिक कंपाउंड में आयंस है, तो वो ऐसी चीज में ही डिसॉल्व होंगे जिसमें आयंस होंगे, तो इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देन हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट, जब हमारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करेंगे। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जब वो मोल्टन फॉर्म में होंगे, मोल्टन का मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में क्या होता है? आयंस मूव कर सकते हैं फ्रीली। चार्ज कंडक्शन कब होती है? कंडक्शन तब होगी जब चार्ज जो है हमारे मूव कर सकते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में तो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, सॉलिड में तो वो मूव ही नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आएगा, मोल्टन स्टेट में आएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स। कंडक्शन ऑफ
चार्जेस या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है। क्यों हो सकती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मोल्टन स्टेट में हमारे पास आयंस मूव कर सकते हैं बट सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन, लेकिन मोल्टन स्टेट में आयंस मूव कर सकते हैं, और जब आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है। सो दिस इज अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। यू कैन नोट इट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमने मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए, मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ ली, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ ली, दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो स्टडी कर लिया। अब हमें क्या स्टडी करना है? दैट वी हैव टू स्टडी कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आते कहाँ से हैं। सबसे बड़ी चीज जो हमारे मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं, मतलब हम पढ़ने वाले हैं इनकी अकरेंस के बारे में, अकरेंस ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं हमारे, दीज मेटल्स आर फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? सबसे बड़ी बात सबको पता है, जो अर्थ क्रस्ट में। कहाँ से मिलते हैं ये? अर्थ क्रस्ट में, और कुछ जो है वो सी वाटर से भी मिलते हैं। जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं और सी वाटर में। सी वाटर में क्या मिलता है? NaCl मिलता है, MgCl2 मिलता है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिल रही है? हमें सी वाटर से मिलती है। डायरेक्ट सॉल्ट मिल गया, मतलब डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, हम बोलेंगे डायरेक्ट एक कंपाउंड मिल गया हमें, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां से हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स। क्या बोलते हैं इनको? मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ मिनरल्स हैं जिन मिनरल्स में से कोई एक ऐसा मिनरल मिला, उस मिनरल में से मैं एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। जैसे ये मिला मिनरल, ये इट इज अ मिनरल, इट इज अ मिनरल। NaCl मिला बट इसमें से मैं Na नहीं निकाल सकती, सोडियम नहीं निकाल सकती। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिन मिनरल्स में से हम एक मेटल को पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को जिसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स। ये मिनरल है और ये ओर है। तो मिनरल्स क्या आएंगे हमारे पास? द एलिमेंट्स or compounds that occur naturally in the Earth's crust. In the Earth's crust are known as minerals. क्या बोलते हैं इनको? मिनरल्स बोलते हैं, जो नेचुरली अकर करते हैं। दूसरा ओर्स क्या है? द मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted. Metals can be extracted profitably. Profitably मतलब हमारे फायदे के लिए, for अलग अलग पर्पसेस के लिए। Profitably are called as ores. ये सिंपल ores हैं, मिलते हैं, सिंपल मिनरल्स हैं जो अर्थ में एज इट इज मिलते हैं, उनको हम मिनरल्स बोल देते हैं। और ऐसी चीजें जो मिनरल्स से भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उन मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। जैसे आयरन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम आयरन की ओर है, कॉपर को कॉपर की ओर से, कॉपर पायराइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम की ओर, बॉक्साइड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे ओर्स हैं जिससे एक मेटल आता है, दैट टाइप इज कॉल्ड ओर्स। तो
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अकरेंस पता लगे, उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी वो इस तरीके से थी, है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर, पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक। वी हैव स्टडीड दिस। पोटेशियम, सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a zebra. I means iron, like her this is the reactivity series. I like her calling me something else. मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। यस, तो हमारे जो ये मोर रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, देन मीडियम रिएक्टिविटी और ये लो लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो ये जो लीस्ट एलिमेंट हैं हमारे, दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब फ्री स्टेट खाली कॉपर, फ्री स्टेट में फाइंड आउट होते हैं, नॉट इन कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन किस तरीके की होती है? दे आर फाउंड एज सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स, जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में उसकी ओर होगी, या कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में उसकी ओर होगी, फिर हम उस ओर से उस कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं। फ्री स्टेट में भी मिलते हैं अकेले, अलोन। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट एलिमेंट है मीडियम रिएक्टिविटी वाले, दीज मीडियम रिएक्टिविटीज आर ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट एंड एज वेल एज सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। कैसे मिलते हैं? सल्फाइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में। और जो हमारे मोस्ट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, नॉट इन फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट बोल सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ दीज स्टेट्स। इन फ्री स्टेट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अगर अकेले में आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम हमने पढ़ा हुआ है कि ये एयर में किस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं ना, कैसे रिएक्ट कर जाते हैं एयर में, इनको दे कैच फायर। तो ये दे आर नॉट फाउंड इन एनी फ्री स्टेट में, कभी भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। फिर मॉडरेट रिएक्टिव इस फॉर्म में मिलते हैं, फिर लीस्ट रिएक्टिव सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ये पता लग गया कि ये किस तरीके से हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वी आर गेटिंग दिस कि किस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं किस फॉर्म में मिलते हैं हमें। अब नेक्स्ट हमारा है कि कंसंट्रेशन ऑफ दीज ओर्स। तो जो हमारे फर्स्ट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ी है, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बाय डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के। और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर से निकालते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं, तो उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो पहला जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हमारा पहला प्रोसेस होता है इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब ये सब क्या है मेथड की? और को हमने अलग अलग तरीके से सेपरेट किया। मैग्नेट की प्रेजेंस में आयरन की ओर को सेपरेट कर सकते हैं, जो अट्रैक्ट कर लेगा आयरन को, बाकी का अलग बच जाएगा। फ्लोटेशन में क्या होगा? लिक्विड टम्बलर है, उसके अंदर हमने अपना मेटल ऐड किया है, सॉरी ओर ऐड की है, और उसके अंदर हमने अपना एलिमेंट ऐड किया, जिसकी वजह से फ्लोटेशन लिक्विड की फॉर्म में उसमें हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज अलग और हमारा मेटल अलग। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स, जिसको बोलते हैं मेटलर्जी। मतलब मेन हमें क्या है यहाँ पे कि मेटलर्जी से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। देन हमारे पास सेकेंड मेथड आता है अबाउट
कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज की जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज को निकालना है, मींस कंसंट्रेट करना है या फिर एनरिचमेंट करनी है, कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दोनों में से कुछ भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसमें हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और ये इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, सैंड, सॉइल, एनीथिंग। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं इनको बोला जाता है गैंग, GANGUE, गैंग बोलते हैं इम्प्योरिटीज को। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स मेटलर्जी के यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और टू रिमूव गैंग फ्रॉम द ओर। तो पहला हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब इम्प्योरिटीज को रिमूव करना या गैंग को रिमूव करना। सेकेंड मेथड आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ दिस ओर। अब हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड मतलब क्लीन कर दिया, इम्प्योरिटीज हटा दी, कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड या फिर सल्फाइड, इनटू ऑक्साइड आएगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर को हमें ऑक्साइड में चेंज करना है। ऑक्साइड में चेंज किसको करना पड़ेगा, एक तो सल्फाइड की ओर्स होती है हमारे पास और एक कार्बोनेट की ओर्स होती है, दो तरह की ओर्स हैं। सल्फाइड मीन्स S2 नेगेटिव और कार्बोनेट मीन्स CO3 2 नेगेटिव। तो ये दो तरह की हमारे पास ओर्स हैं जिसको हमें क्या करना है, पहले सल्फाइड की ओर को सपोज कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड को क्लीन कर दिया। अब वो कॉपर सल्फाइड जो आया उस कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा, या फिर अगर वो कॉपर कार्बोनेट है तो उसको भी कॉपर ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। और इन मेथड्स को चेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो S है, S से ऑक्साइड मीन्स O बनाना है, S से O तो तभी बनेगा अगर हम O प्रोवाइड करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें इसको हीट करना है। तो जब ऑक्सीजन कब देना पड़ेगा, जब सल्फाइड ओर है, और कार्बोनेट में तो पहले से ही O प्रेजेंट है, कार्बोनेट में COO है, तो इसीलिए हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। और इस मेथड को जिसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है इसे बोलते हैं रोस्टिंग मेथड, और इसे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग, या फिर हीटिंग कार्बोनेट ओर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो इस तरीके से याद करना है, प्रेजेंस मतलब रोस्टिंग, एब्सेंस मतलब कैल्सिनेशन। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब ये किस तरीके से करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। में पहले हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गई इनटू मेटल, मतलब ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। कॉपर की ऑक्साइड बन गई, सल्फाइड से ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड को फिर मेटल बनाना है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाना है। तो ये मेथड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। और कैसे रिडक्शन करेंगे, बाय यूजिंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स विद कार्बन। ज्यादातर किसे यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए, जिससे वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए।
सो दिस इज अबाउट 3 स्टेप्स। और उसके बाद लास्ट मेथड हो जाएगा प्योरिफिकेशन। क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन, कि हमने उस मेटल को निकाल लिया, वो मेटल तो है, मेटल प्योरिफाइड फॉर्म में नहीं है, उस मेटल को भी प्योरिफाई करना पड़ेगा, उसमें से भी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज द लास्ट मेथड, प्योरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अभी फर्स्ट तो ये सिंपल की इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है। सेकेंड है ऑक्साइड और सल्फाइड में चेंज करना है। यहां से एग्जांपल स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएंगे या फिर कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं हम। ओके, हो चुकी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। अब सबसे पहला हमें पढ़ना है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अभी पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, लो रिएक्टिविटी वालों के बारे में। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसको कैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो HgS की फॉर्म में मिलता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिससे हम सिनाबार बोलते हैं। ठीक है, ये मर्क्यूरी की ओर है। और किस फॉर्म में है? सल्फाइड की फॉर्म में होती है इनकी और, इनकी सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, याद रखना है। तो सल्फाइड की फॉर्म में है, तो पहला काम हमने अभी पढ़ा था कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो सल्फाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसे हीट करेंगे, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Hg, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड SO2। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और तो ये स्टेप कौन सा है? रोस्टिंग है। सल्फाइड को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया? पहला इसको हमने इम्प्योरिटीज रिमूव किया, दूसरा स्टेप पढ़ना है हमें सबका। फर्स्ट में इम्प्योरिटी रिमूव ही है, सेकेंड रोस्टिंग किया इसका। रोस्टिंग के बाद थर्ड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन या फिर ऑक्साइड को हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है इनटू मेटल। तो इसको जब हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Hg+O2। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके वी विल गेट मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरीके से मर्क्यूरी की जो मेटल है वो हमारे पास मिल गया। तो हमें क्या था? मर्क्यूरी की ओर से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड से मेटल बना दिया। सिमिलरली अगर हम दूसरा मेटल ले, यहां से कोई भी ले लो, मर्क्यूरी है, कॉपर ले लो, कॉपर को ऑक्सीजन दी, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, फिर कॉपर ऑक्साइड, ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जो कॉपर की ओर है, ये कॉपर की ओर है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, पर ओर को बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। ये ओर का नेम है। तो यहां से मिला। और इसमें क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास Cu2S कुछ बच जाता है। जैसे हीट कर रहे हैं, हीट करते वक्त कॉपर, इसके अंदर Cu2S है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड है। तो कॉपर सल्फाइड जब हीट हो रहा है, हीट होते होते कुछ क्या होगा इसमें? एकदम से तो सारा कभी भी रिएक्शन नहीं होता कि एकदम से सल्फाइड सारा ऑक्साइड बन जाए, नहीं। ये सल्फाइड क्या होगा? कुछ ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा, ऑक्साइड बनना। तो जब ऐसा नेचर यहाँ पे होता है कि कुछ सल्फाइड है, बीच में कुछ ऑक्सीजन है, तो ये वहां पे दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ऐड करने के बाद ये कॉपर ऑक्सीजन और अगेन सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है और कॉपर प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज अबाउट मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड या फिर ऑक्साइड। और जो हम अगर सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम उसे ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलने के बाद उसकी हीटिंग या फिर रिडक्शन करके उसे मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज अबाउट मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी।
नेक्स्ट हमने पढ़ना है अबाउट मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी ये रही हमारी, इसमें से एक जिंक है। तो जिंक इज ऑलवेज फाउंड इन जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। अब जिंक सल्फाइड है, उसको कैसे करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मतलब जिंक की क्या की? रोस्टिंग की है इसकी, ये है रोस्टिंग। रोस्टिंग करने पे क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कैल्सिनेशन किसकी होगी? जिंक कार्बोनेट की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हीटिंग इन एब्सेंस या फिर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, और यहाँ से जिंक ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में रिडक्शन करनी है, तो दोनों में जिंक ऑक्साइड ही बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड को, मीडियम रिएक्टिविटी वालों को रिडक्शन करने के लिए किसी मेटल की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसमें कार्बन ऐड करेंगे और उससे हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, और यहाँ से हमें अपना मेटल मिल गया। सो दिस मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स ऑफ जिंक। सिंपल है, सेम है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, मतलब सल्फाइड है, क्या कार्बोनेट ऑक्सीजन ऑक्साइड में बनाया और ऑक्साइड को फिर मेटल। पिछले वाले में यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि वो लो रिएक्टिविटी है, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है उससे, तो इसलिए इनको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ऑक्साइड अलग हो जाएगा इससे। इस तरीके से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे इसमें हमारे पास आयरन है ना। अब आयरन जो है हेमाटाइट ओर की फॉर्म में मिलता है, Fe2O3 हेमाटाइट। मतलब क्या है? पहले ही ऑक्साइड है, ऑक्साइड बनाने की जरूरत ही नहीं, एक स्टेप तो कम ही हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्साइड वाला स्टेप ही नहीं होगा क्योंकि ऑक्साइड ही है पहले। तो सीधा क्या करना है? इसको कोक से ट्रीट करो। तो दिस इज अबाउट आयरन। तो यहां से क्या हुआ? आयरन मिल गया हमें, तो यहां से आयरन की एक्सट्रैक्शन हो गई है। सिमिलरली हम अलग से एक्सट्रैक्शन लेड की भी कर सकते हैं। लेड जो है हमारा, वो भी लेड ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। लेड ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो लेड ऑक्साइड में जब हम कार्बन ऐड करेंगे तो अगेन लेड बन गया और CO2 अलग हो गया। तो इस तरीके से लेड ऑक्साइड आ गया और लेड ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन हो गई है। और सिंपल है, ऑक्साइड था, इससे डायरेक्ट हमने रिडक्शन की है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ नहीं करना। एक और यहाँ पे एक चीज देखिए, आयरन जो है हमारे पास, आयरन की ओर क्या है? Fe2O3 हमने कार्बन से किया। जो हमारे मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं ना, हम यहाँ पे कार्बन की जगह पे, इस कार्बन की जगह पे वी कैन ऑल्सो यूज ये मोर रिएक्टिविटी वाले, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम इसको आयरन की जो एक्सट्रैक्शन है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो किसी भी रिएक्शन में जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को हम राइटिंग हियर थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे? थर्माइट का मतलब जो ये रिएक्शन है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स है ना, रेलवे ट्रैक्स में अगर क्रैक आ जाए कहीं पे भी, तो इस क्रैक को अगर हमें ठीक करना है तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है। मतलब जब उसको वेल्ड करते हैं या फिर ज्वाइन करने के लिए क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन अंदर हो रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। और हीट होने से क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा आयरन, और मेल्ट होने की वजह से चिपक जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, इट विल गेट जॉइंट। तो ये वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के लिए जो रिएक्शन यूज होता है दैट इज थर्माइट रिएक्शन, और वो ये रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट ओर में जब हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं। सो दिस इज अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिविटीज की बात हो गई। पहला रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, क्योंकि हमें ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्साइड बनाने के बाद उसको रिड्यूस करना है।
अब कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो डायरेक्ट मिलती ही ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो हमें उसे रोस्टिंग कैल्सिनेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे विद कार्बन, और विद हाई रिएक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इनमें से कोई भी रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, दे विल डिस्प्लेस आयरन, आयरन को डिस्प्लेस कर लिया, क्योंकि मोर रिएक्टिव है देन आयरन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रिडक्शन से है और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट मीडियम रिएक्टिविटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटल्स ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी या मोस्ट रिएक्टिविटी। अब मोस्ट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको हम सिंपल मेथड जैसे हमने पिछले वाले में यूज किया ना, कि इसमें हमने कार्बन से कर दिया, बट इन केस में कार्बन को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन जो है इनसे कम रिएक्टिव है। कार्बन जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन दीज एलिमेंट्स, तो इसलिए कार्बन तो यूज नहीं होगा। और हम इसको किसी और चीज से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ही ये बहुत रिएक्टिव है, तो इससे ज्यादा रिएक्टिव तो कोई चीज है ही नहीं। तो इसीलिए इन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इनके लिए मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या मेथड है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, जो ये मेटल्स हैं, इन मेटल्स की क्लोराइड, मेटल की जो क्लोराइड्स हैं, मेटल की क्लोराइड्स को लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ठीक है। यहां पे मेटल की क्लोराइड है, मोल्टन क्लोराइड, मोल्टन मेटल क्लोराइड, सपोज NaCl, ठीक है, NaCl मोल्टन है यहाँ पे। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा मेटल आएगा, अब मैं बता रही हूँ क्यों आएगा। एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस आएगी। तो क्लोरीन क्यों आ रही है, मेटल क्यों आ रहा है, मेटल कौन सा है हमारा, सोडियम। ये याद रखना है, कैथोड पे हमेशा मेटल आएगा, कोई भी मेटल हो, और एनोड पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लिख दिया। तो कैथोड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन की गैस लिबरेट होगी, वो निकल जाएगी बाहर। तो सोडियम मेटल यहाँ पे इसी के ऊपर लगता जाएगा, तो बाद में इसको हम बाहर निकाल के उसके ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, जो सोडियम मेटल वहां पे लगा है। तो इस तरीके से सोडियम की एक्सट्रैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ठीक है। देन एट एनोड क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी, Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है इसी वजह से। तो ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड से मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करके इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाला जाता है, फिर यहाँ से इसके ऊपर से स्क्रैच करके हम सोडियम को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन दोनों सेपरेट हो गए और हमें सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सबकी सब कैसे करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, यहाँ पे क्या लिया है, NaCl, मतलब हमें मोल्टन क्लोराइड्स लेनी है, इनकी मोल्टन फॉर्म में क्लोराइड, NaCl को मोल्टन फॉर्म में लिया है। तो पॉजिटिव Na पॉजिटिव नेगेटिव पे चल जाएगा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। सो दिस वे Na एंड Cl गेट सेपरेटेड, और हमें Na